देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में जितना भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको मैं इंक्लूड किया हूँ, समझ गया। साथ साथ में जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है उसको भी ऐड किया हूँ, ठीक है। तो ये सब तुम याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, समझ गया। तुम बोलोगे कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो एग्ज़ाम में उसी से आएगा, उसी से रिलेटेड आएगा, समझ गया। जितना भी बना रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन बनाया हूँ उससे कम से कम एटलीस्ट तो 70% 70 से 80% जो है ना तुमको आ जाएगा उसी से, समझ गया। 20% का गारंटी नहीं ले सकता हूँ, 20% कहीं से भी आ सकता है, समझ गया। तो ये तुम ये मत सोचना कि ये प्रीवियस ईयर का ही हो है, प्रीवियस ईयर का जितना भी है सारा इंक्लूड किया हूँ। साथ साथ में जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि ऐसा पूछ सकता है उसको भी इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। तो तुम लोग जो है ना उसको याद रखना है, याद करना है। साथ साथ में मैं पूछूंगा भी, इसीलिए उसी के बेसिस पे मैं नंबर भी दूंगा तुम लोग का इंटरनल, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचना कि ये 2 नंबर का 2 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है तो उस पर जो है ना सर कम नंबर देंगे, ऐसा बात नहीं है। मान लिया जाए कि ये तो उसके एग्ज़ाम के लिए है ना, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है 2 नंबर का, इसको मैं लिखा हूँ। लेकिन जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा मैं ऐसा दे दूँगा कि तुम लोग का 3 असाइनमेंट दूँगा, 3 असाइनमेंट, समझ गया। और इक्वल नंबर का रहेगा, जैसे 2 नंबर का पहले एक फर्स्ट असाइनमेंट दे दिया, 2 नंबर का फर्स्ट असाइनमेंट दे दिया, उसके बाद 4 नंबर का पूछता है शायद तुम लोग का क्वेश्चन में, 4 नंबर का सेकेंड असाइनमेंट दे दूँगा और 10 नंबर वाला थर्ड असाइनमेंट दे दूँगा। और सारा का इक्वल नंबर रहेगा, सारा का क्या रहेगा, इक्वल नंबर रहेगा। 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये और 10 नंबर का ये रहेगा। और जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा ईच असाइनमेंट में उसको मैं नंबर अच्छा दूंगा। इंटरनली के लिए ये सब कर रहा हूँ, समझ गया बात को। तो अब देख सर, तो तुम लोग पूछोगे कि सर आप एग्ज़ाम कैसे लोगे, ठीक है। तो मैं हर रोज़ जो है ना तुम लोग का जो भी है जब असाइनमेंट दे दूँगा तो हर रोज़ जो है ना एक लिस्ट दे दूँगा, एक लिस्ट दे दूँगा। उसमें सारे बच्चे के नाम रहेंगे जिसका जिसका मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैं एग्ज़ाम ले लूँगा, ठीक है। जैसे 10 बच्चे का नाम लूँगा चाहे 20 बच्चे का, मैं व्हाट्सएप पे तुम लोग का नाम दे दूँगा कि उसको इतना तारीख को एग्ज़ाम है, तो उस सब तुम अपना रेडी रहना, प्रिपेयर रहना, ठीक है। और छोटा छोटा असाइनमेंट दूंगा, ज़्यादा बर्डन भी मैं तुम लोग को नहीं दूंगा, ठीक है। तुम रटने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ गया। मान ली कीवर्ड तुम हम लोग को बता देना, मैं नंबर दे दूंगा, समझ गया। और अच्छा नंबर दूंगा, ऐसा मत सोचना। लेकिन हम ये एग्ज़ाम इसलिए ले रहे हैं, टेस्ट इसलिए ले रहे हैं जिसको फुल में फुल, बहुत सारा बच्चा को फुल में फुल नंबर भी देना है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे एलिमिनेट करूँ, जो अच्छा बच्चा है उसको कैसे मैं एलिमिनेट करूँ, तो उस एग्ज़ाम के थ्रू मैं एलिमिनेट करूँगा, ठीक है। तो साथ साथ में तुम लोग का जो है ना, यदि ये इतना याद रख लिया तुम लोग, कम से कम डर से तो याद रखोगे तुम लोग कि चलो यार इंटरनल का टेस्ट है, तो उसे यदि तुम याद रखोगे तो तुम्हारा ये जो है ना फाइनल सेमेस्टर, फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत तुमको हेल्पफुल होगा। कम से कम ये इतना याद कर लिया तो तुमको बाहर पढ़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, समझ गया। और किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी तुमको पता चल जाएगा, समझ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, देखो उसमें लिखा है तुम्हारा कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है ये बता। कैश बुक जो है ना अपना लोग डेली के लाइफ में भी यूज़ कर, जैसे किसी के पास अकाउंट होगा, एसबीआई का अकाउंट होगा, पीएनबी का अकाउंट होगा, एक कैश बुक देता है। उस कैश बुक में जो है ना अपना लोग जो है ना क्या बोलते हैं उसको, उसको जो है ना बोलते हैं क्या कि इस पे स्टेटमेंट को अपडेट कर दीजिए। तो क्या करता है, अकाउंट बैंकर लेता है और उस, अब तो मशीन भी आ गया है, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी तुम्हारा कैश डिपॉजिट किए हो, साथ साथ में जितना तुम निकाले हो, विड्रॉल किए हो, उसका सारा स्टेटमेंट रहता है। किस तारीख को निकाले हो, किस डेट को निकाले हो, कितना टाइमिंग में निकाले हो। तो क्या होता है कि कैश बुक क्या होता है कि वहीं तुम सिंपल सी बोल सकते हो कि ये डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, जितना भी जो बैंक डिपॉजिट किए चाहे विड्रॉल किए, तो उसका सारा का सारा कैश रिसिप्ट रहता है, समझ गया बात को। और
डिस्क्रिप्शन मतलब खाता ब्यौरा, मतलब एक तरह का ब्यौरा होता है, समझ गया। तो उसमें डिफिनीशन में क्या है, ए कैश बुक इज ए फिनेंशियल जर्नल्स दैट कंटेन ऑल कैश रिसिप्ट एंड डिस डिसबर्समेंट है ये। डिसबर्समेंट्स इंक्लूड्स बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉल। बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल को जो है ना एक स्टेटमेंट रखता है, समझ गया बात को। उसके बाद व्हाट इज़ द एल आई एफ ओ एंड एफ आई एफ ओ, ये क्या है, तो उसका फुल फॉर्म पूछा है 2 नंबर में। तो तुमको ओनली फुल फॉर्म भी बता दोगे ना तो पर भी चलेगा, समझ गया। ओनली फुल फॉर्म भी लिख दोगे तो पर भी चलेगा, लेकिन मैं एक्चुअली में क्या होता है उसको भी लिख दिया हूँ। तो ये सब याद रखना, क्यों, क्योंकि यदि नेक्स्ट ईयर में ये पूछ दे कि ऐसा FIFO क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि LIFO क्या है, समझ गया। तो उसको भी डिफिनीशन भी याद रखना, समझ गया। यदि ये टोटल आएगा, यदि व्हाट इज़ FIFO और व्हाट इज़ LIFO, तो वो तो 4 नंबर में आ जाएगा, समझ गया बात को। तो उसको ध्यान रखना है सबको। तो क्या आ गया तुम्हारा कि उसमें पहला में जो है तुम्हारा कि ये देखो ये चीज़ क्या है, LIFO एंड FIFO क्या है कि हर तरह का जो है ना ये दुकानदार होता है, चाहे कंपनी वगैरह होता है, कि ये सामान को बेचने का एक तरीका होता है, एक कैलकुलेशन होता है, समझ गया बात को। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, FIFO का जो फुल फॉर्म जो होता है तुम्हारा फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। उसमें लिखा है कि द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट इन ए कंपनीज इन्वेंट्री हैज़ बीन सोल्ड फर्स्ट। यानी कि क्या करेगा सबसे पहले, यानी कि उसमें क्या करेगा कंपनी कि यदि कोई उसके नया प्रोडक्ट आया तो वो नया प्रोडक्ट को तुरंत नहीं बेचेगा। क्या बेचेगा, जो सबसे पुराना पहले वाला जो प्रोडक्ट है, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, उसको पहले बेच के ख़त्म करेगा, समझ गया। उसके बाद नया वाला को बेचेगा, समझ गया। तो FIFO का फुल फॉर्म जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट्स इन ए कंपनीज इन्वेंट्री हैज़ बीन सोल्ड फर्स्ट, यानी कि जो ओल्डेस्ट गुड्स है उसको पहले बेचेंगे। एंड उसके बाद जो होगा तुम्हारा LIFO। लिफो में क्या होता है, LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसका फुल फॉर्म हो गया। तो उसका ये अपोजिट होता है, FIFO का अपोजिट होता है LIFO। उसमें क्या होता है कि जो नया प्रोडक्ट आया, कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट आया, पहले उसको ही बेचेगा और ये ओल्ड प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। तो तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहा है, ये कंपनी का पॉलिसी होता है। कोई सामान जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, वैसा ही होता है। कुछ प्रोडक्ट होता है कि जितना पुराना प्रोडक्ट होता है उसका उतना ही अच्छा होता है, समझ गया बात को। तो वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि बड़ा शराबी जो होता है ना, बड़ा जो शराबी जो होता है वो पुराना शराब पीना चाहता है, कितना साल का शराब सब पीता है, समझ गया बात को। तो वो सब प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, समझ गया। तो LIFO में क्या होता है, लिफो में जो हो गया कि तुम्हारा जो रिसेंटली प्रोडक्ट आया, जो तुरंत आया, उसको पहले बेच के ख़त्म करेगा और ओल्ड वाला को बाद में बेचेगा, समझ गया बात को। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। देखो एक सेकंड, हाँ, उसमें बोल रहा है कि ये भी पूछा गया है तुम्हारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम 2 नंबर में पूछा गया है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम आर ए डेवलप टू ए कोप विथ वेयर द डिमांड और ए लीड टाइम और बोथ विल बी फ्लैक्चुएटिंग। यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्लास में भी पढ़ाया हूँ कि
इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा ये गलती हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड क्वांटिटी, यहाँ पर भी फिक्स्ड हो गया, ये तुम सही कर लेना, लिखा गया गलत हो गया था। तो उसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, मैं बताया भी था तुम लोग को कि दो तरह का इन्वेंट्री सिस्टम होता है। एक क्यू सिस्टम हो गया, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तुम लोग क्लास में बताया हूँ। क्यू सिस्टम होता है और पी सिस्टम होता है, समझ गया बात को। तो इन्वेंट्री सिस्टम कहाँ पे होता है, क्यों आया इन्वेंट्री सिस्टम, इसलिए आया कि जहाँ पे डिमांड और लीड टाइम क्या होता है ये तुमको याद रखना है। लीड टाइम फ्लैक्चुएट करे। लीड टाइम में मैं बताया हूँ, लीड टाइम उसको बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट को आने में जितना टाइम लगे और दुकान में इतना ही प्रोडक्ट बचा हुआ है, तो उसको बोलेंगे लीड टाइम। यानी कि सिंपल से याद रखना कि मेरा प्रोडक्ट ख़त्म होने के कंडीशन पे है, प्रोडक्ट ख़त्म होने के कंडीशन में है शॉप में, समझ गया बात को। और वहाँ पे जितना देर आने में लगा, इन्वेंट्री को आने में लगा, उसको बोलेंगे लीड टाइम। ऑलरेडी बहुत अच्छा से समझाया हूँ क्लास में, समझ गया। तो इन्वेंट्री सिस्टम कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिमांड साथ साथ में लीड टाइम जो है ना फ्लैक्चुएट करे, वहाँ पे मेरा इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम आया। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को, फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि दो तरह का इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है। एक तुम्हारा जो हो गया तुम्हारा क्यू सिस्टम हो गया, और दूसरा में पी सिस्टम हो गया, समझ गया बात को। क्यू मतलब क्वांटिटी, क्यू मतलब क्वांटिटी, पी मतलब पीरियड। क्वांटिटी सिस्टम उसको बोलेंगे जहाँ पे मेरा इन्वेंट्री का क्वांटिटी फिक्स हो, समझ गया। और फिक्स्ड पीरियड सिस्टम उसको बोलेंगे जहाँ पे मेरा पीरियड फिक्स हो। जैसे मान लिया जाए कि हमको चाहे 200 प्रोडक्ट लाना है, तो ये उसका ओनली क्वांटिटी मेरा फिक्स है 200 प्रोडक्ट। चाहे वो 10 दिन में भी आ जाए, 10 दिन में भी अंदर में मंगा लूँ, चाहे 5 दिन में भी अंदर मंगा लूँ, चाहे 1 महीना के अंदर में भी 30 दिन के भी अंदर में, महीना में 30 दिन के अंदर में भी मंगा लो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, यहाँ पे क्वांटिटी ओनली फिक्स्ड है, लेकिन पीरियड मेरा फिक्स्ड नहीं है। 10 दिन में भी मंगा रहा हूँ, 5 दिन में भी मंगा रहा हूँ, और 30 दिन में भी मंगा रहा हूँ, समझ गया बात को। तो उसी को बोलते हैं क्यू सिस्टम। क्यू सिस्टम कहाँ पे देख, यहाँ पे लिखा है, यानी कि क्यू सिस्टम टू बी ऑर्डर्ड ईच टाइम इज ए फिक्स्ड एंड, अरे यार देखिए यहाँ पे क्यू सिस्टम में क्या है कि द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड ईच टाइम इज ए फिक्स्ड, यानी कि ये बोल रहा है कि क्वांटिटी मेरा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ये देखो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। साथ साथ में यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि इट इज़ ए सूटेबल फॉर द लो यूनिट कॉस्ट। ये याद रखना, ये क्यों होता है क्या नहीं होता है मैं बताया हूँ क्लास में, कि ये जो है ना लो यूनिट कॉस्ट के लिए अच्छा होता है क्यू सिस्टम, समझ गया बात को। उसके बाद पी सिस्टम देखो, पी सिस्टम में क्या होता है कि मेरा पीरियड फिक्स रहता है, क्वांटिटी वैरी करे चाहे ना करें उसके मतलब नहीं है, लेकिन पीरियड है। अब देखो पीरियड कैसे है, मान लीजिए कि 10 दिन में मंगाया, तो उसको भी मैं कितना दिन में मंगाऊंगा, 10 दिन में ही मंगाऊंगा। हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट बार में 200 प्रोडक्ट मंगवाया, लेकिन सेकेंड बार में मैं 300 प्रोडक्ट भी मंगा लिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, यहाँ पे क्वांटिटी मेरा फिक्स्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीरियड फिक्स है। और ये किसके लिए सूटेबल होता है, उसके बाद हाई यूनिट कॉस्ट के लिए ये सूटेबल होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री ये नहीं पूछा गया था कि कितना टाइप का होता है, समझ गया बात को। 2 नंबर में ओनली इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है ये पूछा गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में यदि पूछ ले ये भी पूछ सकता है कि क्यू सिस्टम क्या होता है और पी सिस्टम क्या होता है, समझ गया बात को। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखो उसके बाद EOQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यदि EOQ जो है ना क्या होता है, समझ गया, उसको फुल फॉर्म याद रखना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके लिए EOQ के लिए मैं एक क्लास तुम लोग का लिया था बस समझाने के लिए कि EOQ क्या होता है, और अच्छी तरह से समझाया था, ठीक है। तो देखो उसमें मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है ना कि यदि क्वांटिटी लेवल बढ़ेगा, यदि मैं
हो सकता है कि मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं, तो क्या होगा, क्या डिक्रीज करेगा, बता सकते हो? ये सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को डिक्रीज करेगा। मान लिया जाए कि देखो बेटा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है कि यदि मान लिया जाए कि एक बार में मैं 200 क्वांटिटी मंगाया, ठीक है, और सेकेंड बार में मेरे को 1000 क्वांटिटी मंगा लिया, तो मेरे को क्या कम पड़ गया, 200 क्वांटिटी मंगाते तो मेरे को क्या कितना 5 बार मंगाना पड़ता, लेकिन 1000 क्वांटिटी एक ही बार में मंगा लिया, तो उसमें क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 200 क्वांटिटी में ज़्यादा लगने लगा। क्या लगने लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगा, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगा, बहुत कम लगा। तो यदि क्वांटिटी यानी क्यू इंक्रीज कर रहा है, यदि क्यू इंक्रीज कर रहा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। समझ रहा है बात को? यदि क्यू, एक सेकेंड, यदि क्वांटिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है तो ये जो हो गया तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। लेकिन क्या होता है ना बेटा, यदि क्यू तो इंक्रीज कर रहा है, समझ गया बात को, लेकिन क्या हो गया, 1000 प्रोडक्ट को तुम ले आओगे और तुम्हारा सेल होगा नहीं, तुम अपना शॉप में रखोगे, तो उसका तुमको कौन सा चार्ज लगेगा, इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा, यानी कि रखने का खर्चा लगेगा तुमको। तो भाई मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट तो डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ में मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट यानी कि इन्वेंट्री करने का कॉस्ट जो है ना इंक्रीज कर रहा है, ये देखो। तो मैं क्यों ना एक ऐसा क्वांटिटी चूज करूं जिसमें न तो ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगे न ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट लगे, और उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, EOQ। ठीक है, अब देखो EOQ, ये ग्राफ याद रखना, ये कॉस्ट का ग्राफ है, उसके बाद ये क्वांटिटी का ग्राफ है। EOQ को Q स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गया? तो EOQ क्या है कि द EOQ इज ए कंपनीज ऑप्शनल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू द ऑर्डरिंग, रिसीविंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसा क्वांटिटी जहाँ पे मेरे को मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट लगे, साथ साथ में रिसीविंग कॉस्ट लगे, साथ साथ में होल्डिंग कॉस्ट लगे। तो ये देख लेना है तुमको। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग में सिर्फ ये याद रखना कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइज द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है तथा उसको समराइज करता है। जैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या करता है कि कितना आदमी काम किया, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, समझ गया? जैसे हम लोग को, जैसे जहाँ पे हम पढ़ाते हैं वहाँ पर भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है कि कितना क्लास लिए, समझ गया, कितना क्लास, कितना आपका सैलरी बना, तो उस सब का पूरा समरी रखता है, समझ गया बात को? तो उसी को हर डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी होता है। तो उसी को अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइज द फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वो समराइज करता है, समझ गया? ये सब देख लेना, समझ गया? अब देखो, एक जो होता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट उसको बोलते हैं कि देखो, एन एस्टेब्लिशमेंट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, उसको एन एस्टेब्लिशमेंट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी बोलते हैं, ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और प्रोड्यूसिंग ए गुड्स और ए सर्विस अंडर ए नॉर्मल कंडीशंस। देखो ये क्या बोलता है कि जितना कॉस्ट मेरे को एक ऑपरेशन परफॉर्म करने में लगता है, चाहे एक गुड्स को, ये कोई सामान को जितना बनाने में लगता है, उस कॉस्ट को मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलता हूँ। जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लिया जाए कोई ऑपरेशन है,
जैसे ऑपरेशन मतलब जैसे एक कंपोनेंट है, जैसे तुम लोग का मोल्डिंग करते हो, जो भी करते हो तुम प्लास्टिक इंजीनियरिंग में क्या क्या करते हो पता नहीं, जैसे जैसे हम लोग का जैसे एक मेटल है, उसको फिनिशिंग प्रोडक्ट फिनिश करते हैं, तो उस ऑपरेशन में जितना कॉस्ट लगे, चाहे एक ऐसा भी सोच सकते हो कि एक प्रोडक्ट है और उसको जितना फिनिश करने में जितना कॉस्ट लगे, उस रॉ मटेरियल से उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना कॉस्ट लगे, उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। नॉर्मल कंडीशन, अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ये याद रखना, अंडर द नॉर्मल कंडीशन हमेशा याद रखना कि जो कॉस्ट जो लगता है, जो कॉस्ट एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, साथ साथ में एक गुड्स को तैयार करने में, प्रोड्यूसिंग एक गुड्स को तैयार करने में जितना कॉस्ट लगता है, उसी को मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझ गया। अब देख यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। एक सेकेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्लास में पढ़ाया हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ये भी क्लास में पढ़ाया हूँ। वेरिएबल, उसका ये मेरा गेस क्वेश्चन है कि ये आ सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, समझ गया बात को। अब देख कॉस्ट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर। डिफाइन द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट क्या होता है, समझ गया बात को। कि अब देखो क्या होता है लेबर कॉस्ट, सिंपल, पहले भी एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को कि लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक प्रोडक्ट को बनाने में, सॉरी देखो, सॉरी एक सेकेंड, देखो, यानी कि द कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ वर्कर हु आर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो लेबर इन्वॉल्व रहता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई लेबर जो प्रोडक्शन प्रोसेस यानी प्रोडक्शन करता है कोई भी प्रोडक्ट का, समझ गया बात को, और उसका जो कॉस्ट लगता है, उस लेबर का कॉस्ट लगता है, उसी को बोलेंगे लेबर कॉस्ट। द कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ वर्कर, यानी कि वर्कर का जो कॉस्ट है, कौन सा वर्कर, वो वर्कर जो है कि प्रोड्यूसिंग द प्रोसेस, यानी कि कोई गुड्स को जो है ना प्रोड्यूस्ड करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, वो वर्कर जो गुड्स को प्रोड्यूस्ड करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो काम करता है, उस वर्कर का जो वेज होता है, जो सैलरी होता है, उसी को बोलेंगे लेबर कॉस्ट। समझ गया। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद ये बोला है कि टाइम स्टडी क्या होता है। कि देखो बेटा, टाइम स्टडी थोड़ा समझने के लिए एक चीज़ तुम समझ लो पहले कि क्या होता है कि जैसे एक कंपोनेंट बनाया, क्या बनाया, एक कंपोनेंट बनाया, मान लीजिए कि एक कंपोनेंट बनाया, तो तुमको कोई आएगा और पूछ देगा कि भैया जी ये प्रोडक्ट कितना में, ये जो है ना प्रोडक्ट कितना देर में बनाए हैं आप। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए कंपनी जो है ना क्या करती है, हर चीज़ को कैलकुलेट करती है। क्या करती है, हर चीज़ को कैलकुलेट करती है। जैसे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, एक वॉचेज होता है, कहीं बड़ा इंडस्ट्री में तुम लोग जाओगे तो वॉचेज होता है, हैंड वॉचेज होता है, समझ गया बात को। तो उस प्रोडक्ट में जितना टाइम लगेगा वर्कर को कंप्लीट करने में जितना वर्कर को टाइम लगेगा, उसको कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, समझ गया। अब उस कैलकुलेशन को जो है ना ये अपने आप में रिकॉर्ड रखा जाता है, समझ गया। और यदि ये इसलिए रखा जाता है कि मान लिया जाए कि उस कंपोनेंट को बनाने में यदि कोई स्टैंडर्ड टाइम है, तुम्हारा एक टाइम है 4 घंटा लगा, नॉर्मल कंडीशन में 4 घंटा लगा, अब कोई जो है ना उसी कंपोनेंट को बनाने के लिए तुमको 10 घंटा लगा रहा है, इसका मतलब ये समझ जाएगा कंपनी वाला कि चोरी कर रहा है, ये लेबर क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो एक टाइम स्टडी होता है जो उस प्रोडक्ट को, चाहे उस प्रोसेस को करने में जितना टाइम लगता है, उसी को कैलकुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, टाइम स्टडी इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस of directly absorbing and measuring
मेजरिंग ह्यूमन वर्क्स, ह्यूमन वर्क को क्या करता है, मेजर करता है यूजिंग ए टाइम डिवाइस, किसके साथ, टाइम डिवाइस के साथ वो मेजर करता है, यानी कि मेजरमेंट करता है। समझ गया बात को, तो उसी को बोलते हैं टाइम स्टडी। तो ये इतना याद रखना है। फिर से देखते हैं।